Hello everyone, welcome to our channel CET Study X. I am Tina Sharma, your mentor. This channel provides you complete knowledge about of all competition exams, and this is my first geography lecture which is fully based on earth interior structure. This lecture going to very interesting because इसमें अर्थ की various layers के बारे में आप जानेंगे और जानेंगे most important 3 various properties of these layers along with some discontinuity which is very interesting. So before we start today, let I tell you short introduction about our online coaching. So this is our channel CET Study X. We are providing all type of competition exams like SSC, banks, CTET, HTET, REIT, other government exams, NRA, CET based coaching. And साथ ही आपको हमारे बेस्ट फैकल्टी डिफरेंट सब्जेक्ट्स कवर कराएगी लाइक रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश, जीके एंड करंट अफेयर्स. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट all classes will be provided to you free of charges. So it is very good opportunity कि आप घर बैठे ही सभी तरह के कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं. सो वी लेट्स बिगिन. सो फर्स्ट आपको स्लाइड जो नज़र आ रही है मेरी स्क्रीन पर, इंटीरियर स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. इसे हिंदी में हम कहेंगे हमारी जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, आज हम उनके बारे में अध्ययन करने वाले हैं. आपको जो फर्स्ट स्लाइड नज़र आ रही है, इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि एक ये पिक्चर दिखाई हुई है. ये पिक्चर जो आपको दिख रही है ये एकदम उस तरीके की लग रही है जैसे कि आप कभी केक कटिंग करते हैं तो उसमें आपको जो लेयर्स नज़र आती हैं, तो बिल्कुल ठीक इसी तरीके से हमारी पृथ्वी की भी इस तरीके की लेयर्स बनी हुई हैं. अब ये लेयर्स जो हैं वो किस तरीके से खोजी गई, किसने खोजा इसको, और इन लेयर्स का हम इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और इन लेयर्स की इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली, वो हम इसके बारे में पूरी स्टडी करने वाले हैं आज. तो आपका सबसे पहले ये जो लेयर्स है हम उनके बारे में स्टडी करेंगे. अर्थ इंटीरियर इज जनरली डिवाइडेड इनटू 3 मेजर लेयर्स, द क्रस्ट, द मेंटल एंड द कोर. यू ऑल आर familiar about these 3 major layers. The earth is divided into 3 main layers, the dense hot inner core yellow, ठीक है, and the molten outer core. ये पूरे हम ब्रीफ में अभी पढ़ेंगे इसके बारे में. and the mantle red and the thin crust brown. ओके, जो थिन क्रस्ट होती है यानी कि जो सबसे ऊपर की लेयर होती है वो क्रस्ट होती है, विच सपोर्ट ऑल लाइफ इन द नॉन यूनिवर्स. द डेंसिटी ऑफ द अर्थ, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आपको पता होना चाहिए डेंसिटी कितनी है हमारी अर्थ के लिए, अर्थ की. तो 5.513 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ क्रस्ट इज अबाउट 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. सो थिकनेस ऑफ द अर्थ इज डिफरेंट एट एवरी प्लेस. ओके, हर सभी जगहों पर अगर हम अर्थ की बात करें तो सभी प्लेसेस पर अर्थ की जो थिकनेस है वो वेरी करती है. एंड डेंसिटी ऑल्सो डिफरेंट एट एवरी प्लेस. थिकनेस ऑफ द क्रस्ट इज मोर इन कॉन्टिनेंट, लेस एट ओशियन. ओके, तो हमें इसमें हमने क्या बताया इसमें कि महासागरों पर जो मोटाई होती है वो कम होती है और महाद्वीपों पर जो मोटाई होगी वो ज़्यादा होगी. कॉन्टिनेंट हैज़ अ लाइटर एलिमेंट वाइल ओशियन हैज़ अ डेंसर एलिमेंट. तो अगर हम बात करें कि हमें ये जो इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पता लगा, तो वो कैसे पता लगा, तो ये एक सिस्मिक वेव्स. अब चाहिए सिस्मिक वेव्स क्या हैं, तो सबसे पहले तो हम ये बात करें कि सिस्मिक वेव्स का सबसे पहले बताया किसने, तो जो एंड्रिया मोरोविच थे, ठीक है, एंड ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट हु यूज सिज्मोलॉजी. तो सिज्मोलॉजी से ये सिस्मिक वेव्स के बारे में पता लगा है. उसके बाद जो अभी मैंने आपको नाम बताया एंड्रियो मोरोविच, उन्हीं के नाम पर इन अर्थ को एक ही लेयर्स को डिवाइड करने का, सेपरेट करने के लिए लाइंस बनाई गई हैं. ठीक है, ये सभी लाइंस इमेजिनरी हैं. ठीक है, तो ये लाइंस जो हैं बनाई गई हैं, ये सेपरेशन लाइंस, इन्हीं लाइंस का नाम जो है वो इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर रखा गया है. ठीक है, एक एक करके हम उसके बारे में देख लेते हैं. तो सबसे पहले जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये लेयर्स के बारे में, अर्थ की जो लेयर्स हैं, इन लेयर्स को डिवाइड कर रही हैं ये कुछ डिसकंटिन्यूटी. जो सबसे पहले है जो अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को डिवाइड करती है. ठीक है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को जो डिवाइड करती है उसको हमने कह दिया यहाँ पर कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी. ठीक है, कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी. आप एक तरीके से समझ सकते हो कि ये हमारा एक तरीके से अर्थ है.
ठीक है। और ये अर्थ की कुछ लेयर्स यहाँ पर मैं ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे यहाँ पर ये हमने ये ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, जो फर्स्ट लाइन है हमारी, और ये 3 लेयर्स मैं मेनली आपको बता रही हूँ इस तरीके से। ठीक है, तो ये जो हमारा पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट, ये है हमारा क्रस्ट का पार्ट। आप इसे मान लीजिए ये है हमारा मेंटल, और ये जो थर्ड है हमारा ये है कोर। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट पार्ट आपको नज़र आ रहा है, ये पार्ट, ठीक है, ये पार्ट हमारा जो है ये सबसे ऊपर का जो लेयर है, अपर मोस्ट कह सकते हैं क्रस्ट, और जो नीचे का लोअर क्रस्ट है इसको डिवाइड कर रही है, यही इसी को हम बोलते हैं कॉनरेड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, इसमें क्या मिलता है, सियाल। सियाल मीन्स सिलिकेट एंड एल्यूमिनियम। ओके, अगर हम सेकेंड लेयर की बात करें, सेकेंड लाइन की बात करें, ठीक है, सेकेंड लाइन जिसे हमने बोला है मोहो, मोहो भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हैं इसको मोरोविच डिसकंटिन्यूटी। तो ये लेयर आपको कहाँ प्रेजेंट मिलेगी, ये मिलेगी आपको लोअर क्रस्ट एंड अपर क्रस्ट के, लोअर क्रस्ट एंड अपर मेंटल के सेंटर में। ठीक है, ये उसको डिवाइड करती है, लोअर क्रस्ट और अपर मेंटल को डिवाइड करती है। क्या नाम है उसका, मोरोविच डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट आपने डिसकंटिन्यूटी का नाम देखना है, वो है रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, कौन सा है, रैपिड डिसकंटिन्यूटी। ये लाइन किसको डिवाइड करती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल को डिवाइड करती है, उसको बोलते हैं रैपिड डिसकंटिन्यूटी। एंड जो नेक्स्ट है वो है हमारा जो मेंटल एंड कोर को डिवाइड करता है, मेंटल एंड कोर को डिवाइड करने वाली या सेपरेशन करने वाली जो लाइन है उसे बोला है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। तो आपने इस समय नाम जो देखे हैं वो सभी साइंटिस्ट पर बेस्ड है। ठीक है, तो मेनली डिसकंटिन्यूटी का काम क्या है, ये जो हमारी 3 लेयर्स हैं उन लेयर्स को डिवाइड करने का काम करती हैं ये सभी डिसकंटिन्यूटी। ओके, ये पिक्चर जो है, इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं ये कुछ वेव्स हैं। ठीक है, ओके, ये जो वेव्स हैं, एस वेव्स, पी वेव्स, इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में अपना पढ़ेंगे कि किस तरीके से अर्थक्वेक आते हैं और किस तरीके से ये वेव्स जो हैं उसको बहुत ज़्यादा जो है ये हार्मफुल होती हैं। इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, राइट। नेक्स्ट अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, यानी कि जो हमें अर्थ के इंटीरियर के बारे में इन्फॉर्मेशन मिली तो मिली कहाँ से। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारी अर्थ की रेडियस है, यू नो दैट द अर्थ रेडियस इज 6370 किलोमीटर। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हमें जानना है और साथ ही हमें ये जानना है कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या चीज़ें हैं, तो इसके लिए हमें सबसे पहले तो अर्थ के कोर तक जाना पड़ेगा। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, एज नो वन कैन रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ इज लार्जली बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स एंड इन्फेरेंस। तो हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे अर्थ की इंटीरियर में क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हमने 2 सोर्सेज पता लगाए, जिसको हमने नाम दिया डायरेक्ट सोर्स का और इनडायरेक्ट सोर्स का। डायरेक्ट सोर्स में अभी हम सबसे पहले बात करेंगे कि डायरेक्ट सोर्स में रॉक्स फ्रॉम माइनिंग एरिया, बहुत सारी इस तरीके की चीज़ें हैं जो हम माइनिंग्स आपने सुना होगा, बहुत सारी माइनिंग्स भी की जाती हैं गोल्ड्स की, ठीक है, डायमंड की। तो गोल्ड माइन के बारे में बात करें तो गोल्ड माइंस इन साउथ अफ्रीका विच आर डीप एज 3 to 4 किलोमीटर। ओके, तो रॉक के थ्रू हम पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या है। ठीक है, जैसे अगर हमने रॉक्स की माइनिंग की उसके बाद हम ये आइडिया लगा सकते हैं कि अगर वो मेल्टेड है, ठीक है, सॉलिड पार्ट में है, और अगर वो उसकी माइनिंग करने के बाद ये पता लगाया सकता है कि इसमें मेटल कौन सा है मिला। ठीक है, तो माइनिंग के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं इंटीरियर के बारे में कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है। और सेकेंड आपका ऑप्शन आ जाता है वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन। तो व्हेन मोल्टन मटेरियल, मोल्टन मीन्स ये मैग्मा, ठीक है, मोल्टन मटेरियल इज थ्रोन ऑन टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इट इज़ अवेलेबल फॉर लेबोरेटरी, और हम वहाँ से इसको अर्थ के इंटीरियर लेयर क्या है, ठीक है, उसको इजीली एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये एक सेकेंड हमारा ऑप्शन आ गया। और साथ ही हमने यहाँ पर देखा है कि साइंटिस्ट हैव टेकन अप अ नंबर ऑफ प्रोजेक्ट टू फाइंड द अर्थ डेप्थ टू एक्सप्लोर द कंडीशन इन क्रस्टल पोजीशन। इसके लिए कुछ प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किए गए हैं, लाइक डीप ओशियन प्रोजेक्ट एंड इंटीग्रेटेड ओशियन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, जो अभी आर्कटिक ओशियन पर किया जा चुका है।
ठीक है, जो जहाँ पर 12 किलोमीटर नीचे तक पहुंचा जा चुका है। तो कुछ इस तरीके के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ की इंटीरियर में क्या क्या है। तो ये तो बात थी डायरेक्ट सोर्सेज की। अब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट सोर्सेज की। ठीक है, इनडायरेक्ट सोर्सेज में कौन कौन से चीज़ें हैं जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में क्या क्या है। तो फर्स्ट पॉइंट है बाय एनालाइजिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, यानी कि हमें पता है टेम्परेचर और प्रेशर, जैसे जैसे हम अर्थ के डेप्थ तक जाएंगे, अर्थ और टेम्परेचर और प्रेशर दोनों दोनों इंक्रीज होते हैं। ठीक है, तो हम ये पता लगा सकते हैं कि अगर हम अर्थ के फर्स्ट लेयर को कंप्लीट क्रॉस कर गए तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा, और उसके बाद अगर हमने मेंटल को क्रॉस कर लिया तो वहाँ का टेम्परेचर कुछ और होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये उसके टेम्परेचर से हम ये पता लगा सकते हैं कि वहाँ का इंटीरियर कैसा है, अर्थ का के अंदर का इंटीरियर कैसा है। और इसके बाद सेकंड पॉइंट क्या आता है, सेकंड पॉइंट मीटियोर्स। आप सभी को पता है कि जो मीटियोर्स हैं, ठीक है, वो हमारे जो अर्थ से जब अर्थ और मीटियोर्स का जब कोलाइशन होता हुआ था, ठीक है, वो कोलाइड किया था जब उन्होंने, तो वो अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था। तो एक तरीके से हम ये लगा सकते हैं कि मीटियोर्स जिस भी मटेरियल से बना हुआ है, ठीक है, जिस क्लाउड से बना हुआ है, जिस मटेरियल से बना हुआ है, उसी से हमारा अर्थ भी बना हुआ है। तो अगर हम मीटियोर्स की स्टडी करेंगे तो हम ऑटोमेटिकली हमें अर्थ के बारे में पता लगेगा। ठीक है, तो एक हम इनडायरेक्टली इससे भी पता लगा सकते हैं। उसके बाद है ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशन विच इज ग्रेटर नियर पोल्स एंड लेस एट द इक्वेटर। ठीक है, तो ग्रेविटेशन जैसे कि आपको पता है पोल्स के अगर हम पास में जाएंगे, नियर जाएंगे तो वहाँ पर ज़्यादा होता है, और अगर हम इसके इक्वेटर के पास जाएंगे तो वहाँ पर कम होता है। तो ग्रेविटेशन के थ्रू भी ये पता लग जाएगा कि कैसा है अर्थ का इंटीरियर पार्ट। एंड मैग्नेटिक सोर्स, ठीक है, मैग्नेटिक सोर्स जो कि पोल्स पर ज़्यादा होता है। एंड द इम्पोर्टेंट इज सिज्मिक वेव्स। ठीक है, सिज्मिक वेव द शेडो जोन्स, जिसे हम अब उष्ण कटिबंधीय या कटिबंधीय क्षेत्र जो होते हैं उनके बारे में हम पता लगाते हैं सिज्मिक वेव्स के थ्रू। ठीक है, वो कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी होती हैं और सेकेंडरी होती हैं। गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेट ऑफ मटेरियल इन द इंटीरियर, यानी कि अर्थ के अंदर किस तरीके का मटेरियल मिल रहा है, किस स्टेट में मिल रहा है, सॉलिड है, गैस है, लिक्विड है, किस स्टेट में मिल रहा है, वो हम पता लगा सकते हैं सिज्मिक वेव के थ्रू। तो यहाँ पर अभी हमने स्टडी किया डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्सेज के बारे में। नेक्स्ट हम बात करेंगे वन बाय वन 3 लेयर्स के बारे में अर्थ की, जिसमें सबसे पहले है क्रस्ट। क्रस्ट इट इज अ आउटर मोस्ट सॉलिड पार्ट। ठीक है, आउटर मोस्ट सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो आपका क्रस्ट होता है। नॉर्मली अगर हम बात करें तो इसकी थिकनेस कितनी होती है, 8 to 40 किलोमीटर्स। ठीक है, नियरली 1% ऑफ द अर्थ वॉल्यूम एंड 0.5% ऑफ द अर्थ मास आर मेड ऑफ द क्रस्ट। ठीक है, द थिकनेस ऑफ द क्रस्ट अंडर द ओशियनिक, ये में हम बात कर चुके हैं, एंड कॉन्टिनेंटल एरिया आर डिफरेंट। ओशियन की अगर हम बात करें तो उसकी कितनी होती है, थिनर होती है, ये अबाउट 5 किलोमीटर्स तक होगी एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, उसमें कितनी होगी 30 किलोमीटर्स। ओके, मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ क्रस्ट आर सिलिका, ये आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिए इसको, ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि इस आपको इस पार्ट में, इस लेयर में आपको जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो मिलते हैं आपको सिलिका एंड एल्युमिनियम। इन शॉर्ट आप कह सकते हो इसको सियाल, सियाल से आप याद कर सकते हो। तो क्रस्ट में आपको जो एलिमेंट मिलेंगे वो हैं सिलिका एंड एल्युमिनियम। एंड द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल इन द क्रस्ट इज 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ओके, और जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में डिसकंटिन्यूटी के बारे में बात की थी, तो ये जो है आपका जो आपकी अपर मोस्ट लेयर होती है, अपर मोस्ट जो आपका क्रस्ट होता है, उसको किससे डिवाइड करता है, किससे सेपरेट करता है, लोअर क्रस्ट से सेपरेट करता है, उसे बोलते हैं कॉनराड डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, डिसकंटिन्यूटी। ओके, और साथ ही आपको एक चीज़ और मैं बता दूं यहाँ पर ड्रॉ करके, ये एक सेकेंड, यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि इसको हम किस तरीके से बोलते हैं। ये लेयर्स हैं, इसमें जो सबसे पहले आपको लेयर नज़र आ रही है फर्स्ट ऊपर वाली, उसे हम क्रस्ट बोलते हैं, ये मैंने अभी आपको बताया, उसको क्रस्ट बोलते हैं। यहाँ से लेके अगर मैं बात करूँ यहाँ तक, ठीक है, तो इस पार्ट को तो हम बोलते हैं लिथोस्फेयर, यहाँ से लेके यहाँ तक के पार्ट को हम बोलते हैं लिथोस्फेयर। उसके बाद अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बात करूँ तो ये होगा हमारा मीसोस्फेयर। ओके, मीसोस्फेयर।
और इसके बाद जो लास्ट पार्ट बचा वो है हमारा बैरिस्फीयर। और आप जो इसके बीच में गैप देख रहे हैं लिथोस्फेयर से मीसोस्फेयर के बीच में, ये वाला जो पार्ट है ये होता है हमारा एस्थोनोस्फेयर। ठीक है, एस्थोनोस्फेयर। ओके, इसको ध्यान रखना। इसके बाद नेक्स्ट हम क्रस्ट के बाद बात करते हैं मेंटल की। द पोर्शन ऑफ द इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड द मेंटल। ठीक है, तो क्रस्ट के बाद जो लेयर आएगी उसे हमने बोला है मेंटल। द डिसकंटिन्यूटी, अच्छा इसकी इसमें जो डिसकंटिन्यूटी आती है यानी कि जो सेपरेशन लाइन है उसे क्या बोलते हैं हम, उसे बोलते हैं मोरोविच डिसकंटिन्यूटी। ओके, मोहो डिसकंटिन्यूटी इन शॉर्ट, या इस टर्म को आप इस तरीके से बोल सकते हैं। मेंटल इज अबाउट 2900 किलोमीटर इन थिकनेस। कितना है उसका, 2900 किलोमीटर्स। एंड द वॉल्यूम 84% of the Earth's volume and 67% of the Earth's mass is occupied by the mantle. ओके अच्छा, एक चीज़ और है इसमें कि जो मेंटल होता है वो पृथ्वी के आयतन का 83% या 83 या 84 के लगभग, तथा द्रव्यमान का 67% का भाग यही होता है, इसीलिए इसे हम वाइट ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। ओके, द मेजर कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स, अच्छा क्रस्ट में कौन से एलिमेंट्स थे, सियाल, और इसी तरीके से मेंटल में कौन से आपको एलिमेंट्स मिलेंगे, सीमा, Si मीन्स सिलिकॉन एंड Ma मीन्स मैग्नीशियम। ओके, द डेंसिटी ऑफ द लेयर इज हायर देन द क्रस्ट एंड वेरीज फ्रॉम 3.3 टू 5.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। द uppermost solid part of the mantle and the entire crust constitute the lithosphere. ओके, अभी मैंने जैसा बताया था आपको। ठीक है, तो जो हमारा क्रस्ट का पार्ट था, क्रस्ट से लेके जो हमारा लोअर क्रस्ट था वो पूरा का पूरा पार्ट हमारा लिथोस्फीयर होता है। और उसके नीचे जो पार्ट होता है, जो हमारा लिथोस्फीयर और मीसोस्फीयर का मीडियम का पार्ट है, ठीक है, इन द बिटवीन लिथोस्फीयर और मीसोस्फीयर, उसको बोलते हैं हम एस्थेनोस्फीयर। और ये कितना होता है, बिटवीन 80 to 200 किलोमीटर। ठीक है, इज अ हाईली विशियस मैकेनिकली वीक एंड डक्टाइल। ठीक है, मैकेनिकली ये वीक होता है, डक्टाइल होता है, डिफॉर्मिंग रीजन ऑफ द अपर mantle which lies just below the lithosphere. Then the asthenosphere is the main source of magma. This line is very important कि ये जो मैग्मा का अगर हम मेन सोर्स की बात करें तो एस्थेनोस्फेयर होता है। ठीक है, एंड इट इज द लेयर ओवर द लिथोस्फेयर प्लेट, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स मूव। ये जो कुछ प्लेट टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, यू नो अबाउट द टेक्टोनिक प्लेट्स, टोटल हमारी 7 है मेन प्लेट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें यही स्टडी करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा जो है अर्थक्वेक आता है, और ये अर्थक्वेक आने का जो रीज़न होता है, मेन रीज़न ये टेक्टोनिक प्लेट्स ही होती हैं। ठीक है, अभी हाल ही में असम में भी जो भूकंप के कुछ झटके महसूस किए गए उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में अपना जानेंगे। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर मेंटल एंड द लोअर मेंटल इज नोन एज द रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। ओके, द पोर्शन ऑफ द मेंटल विच इज जस्ट बिलो द लिथोस्फेयर एंड एस्थेनोस्फेयर बट अबव द कोर इज कॉल्ड द मीसोस्फेयर। ठीक है, अभी मैंने बताया आपको कि लिथोस्फेयर और एस्थेनोस्फेयर के जस्ट नीचे आपका जो होगा उसे हम मीसोस्फेयर बोलेंगे। ओके, नेक्स्ट कोर, इट इज द इनर मोस्ट लेयर सराउंडिंग द अर्थ सेंटर। ओके, इनर मोस्ट लेयर होती है ये, एंड द कोर इज सेपरेटेड फ्रॉम द मेंटल बाय गुटेनबर्ग्स डिसकंटिन्यूटी। ओके, एंड द कंपोज्ड मेनली इन ऑफ आयरन, यानी Fe भी आप बोलेंगे इसको, निकल एंड आई, एंड हेंस इट इज कॉल्ड नीफे। नीफे से आप इसको याद कर सकते हैं कि इसमें आपको कौन से एलिमेंट, कोर लेयर में आपको कौन से एलिमेंट्स मिलेंगे, निकल एंड आयरन। द कोर कंस्टिट्यूट्स नियरली 15% ऑफ द अर्थ्स वॉल्यूम एंड 32.5% ऑफ अर्थ मास। ओके, the core is the densest layer of the earth with its density range between 9.5 to 14.5 gram centimeter per centimeter cube। एंड सब लेयर भी है कोर की, जिसे हमने इनर कोर कहा है और आउटर कोर कहा है। ठीक है, इनर कोर इज इन सॉलिड स्टेट। अभी मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही इंक्रीज होते हैं। ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है,
यहाँ पर अभी हमने बात की कि हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कोई भी जो पार्ट है वो सॉलिड स्टेट में तो रह ही नहीं सकता। तो यहाँ पर सॉलिड स्टेट में कैसे रह सकता है इनर कोर में, तो इसके पीछे भी एक रीज़न है, वो अभी हम आगे देखेंगे। द डिसकंटिन्यूटी बिटवीन द अपर कोर एंड द लोअर कोर इज कॉल्ड द लेमैन डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। तो जो आपका जो पार्ट है आउटर कोर और इनर कोर का, तो आउटर कोर और इनर कोर को सेपरेशन करने वाली लाइन को लेमैन डिसकंटिन्यूटी कहते हैं। बैरिस्फीयर इज समटाइम्स यूज टू रेफर द कोर ऑफ द अर्थ और समटाइम द होल इंटीरियर। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि जो अर्थ की जो इंटीरियर है उसको जो इफ़ेक्ट करता है वो है टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी। एक एक करके हम इसके बारे में बात करते हैं। जो टेम्परेचर है, अ राइज इन टेम्परेचर विद इंक्रीज इन डेप्थ इज ऑब्जर्व्ड इन माइंस एंड डीप वेल्स, ठीक है। माइंस और डीप वेल्स के थ्रू हमने ये पता लगाया कि भाई टेम्परेचर जो है जैसे हम डेप्थ में जाएंगे इंक्रीज होगा। दीज एविडेंस, अब ये एविडेंस हमें मिले कहाँ से, हमें कैसे पता लगा कि भाई टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा होता है। तो जो आपका लावा यानी कि जैसे वॉल्केनो इरप्शन होता है तो वहाँ से हमें पता लगता है कि भाई आगे जो टेम्परेचर है धरती के अंदर का, ठीक है, पृथ्वी के जो अंदर का भूगर्भ जिसे बोलते हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ठीक है। इंटीरियर सपोर्ट दैट द टेम्परेचर इंक्रीजेज टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जैसे से हम सेंटर की तरफ जाते हैं बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हाई होता जाता है, ठीक है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि जैसे से हम इनर की तरफ जा रहे हैं वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है। पहले 0 डिग्री सेल्सियस था, फिर 1000 डिग्री सेल्सियस, फिर 3700 डिग्री सेल्सियस, और धीरे धीरे जाके ये 4300 डिग्री सेल्सियस और इससे भी ज़्यादा होता चला जाता है। So the different observations show that the rate of increases of temperature is not uniform from the surface towards the earth center। और ऐसा भी नहीं कि सेंटर तक हम चले जाएंगे तो इसका टेम्परेचर जो है एक जैसा रहता है, वेरी करता है। इट इज़ फास्टर एट द सम प्लेस, कहीं किसी किसी प्लेस पर ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है और किसी किसी प्लेसेस पर ये बहुत स्लो भी बढ़ता है, ठीक है, बहुत स्लो भी होता चला जाता है। इन द बिगिनिंग दिस रेट ऑफ इंक्रीजेज ऑफ टेम्परेचर is at an average rate of 10 डिग्री सेल्सियस for every 32 मीटर increases in depth, ठीक है। अगर जैसे जैसे आप ये मान लीजिए कि अगर हम टेम्परेचर देखें तो वो डेप्थ के साथ इंक्रीज करता है। अगर आप 100 किलोमीटर तक की डेप्थ तक जाएंगे तो 1100 से लेकर 1200 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। अगर आप 400 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएंगे तो 1500 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। 700 किलोमीटर तक जाएंगे तो 1900 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा, ठीक है। और अगर आप 2900 किलोमीटर की डेप्थ तक जाएंगे तो 700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ेगा। तो यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे हम डेप्थ तक जा रहे हैं टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। Thus, it is assumed that the rate of increases of temperature beneath the surface is decreasing towards the center. Do not confuse the rate of increases of temperature with the increase of temperature. Temperature is always increases from the earth's surface towards the center, okay. The temperature at the center is estimated to lie somewhere between 30,000 degrees Celsius and 50,000 degrees Celsius, maybe that much higher due to the chemical reaction and under high pressure condition, okay. Even in such a high temperature also, the material at the center of the earth are in solid state. And what is the reason behind that? Because of the heavy pressure of the overlying material, okay. तो प्रेशर के बारे में बात करें हम तो जस्ट लाइक द टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है द प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग फ्रॉम द सर्फेस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, ओके। इट इज ड्यू टू द ह्यूज वेट ऑफ द ओवरलाइंग मटेरियल लाइक रॉक्स, करेक्ट। इट इज एस्टिमेटेड दैट इन द डीपर पोर्शन द प्रेशर इज ट्रेमेंडसली हाई which will be nearly 3 to 4 million times more than the pressure at the atmosphere at sea level. And the next point, at high temperature the material beneath will melt towards the center part of the earth, but due to the heavy pressure these molten material acquire the properties of solid। जैसे अभी हमने यहाँ पर बात की थी टेम्परेचर में कि क्यों जो अगर हम कोर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमें सारा की सारी जो चीज़ें हैं, सारा जो मटेरियल है वो लिक्विड में मिलना चाहिए था, लेकिन क्यों वहाँ पर लिक्विड में ना मिलकर सॉलिड पार्ट में मिलता है? क्योंकि कम टेम्परेचर होता है तो वहाँ पर सॉलिड होगा,
ठीक है, और उससे ज़्यादा होगा तो सेमी मोल्टन होगा, सेमी सॉलिड मोल्टन। और अगर हम और डेप्थ में जाएंगे तो वहाँ पर जो मटेरियल मिलेगा वो सारा लिक्विड में मिलेगा। लेकिन जैसे ही हम कोर की तरफ, बिल्कुल सेंटर कोर की तरफ जाते हैं, इनर कोर की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पर जो मटेरियल मिलता है या जो मेटल मिलता है वो सॉलिड में ना मिलकर लिक्विड में मिलता है। तो उसके पीछे रीज़न प्रेशर का ही है, क्योंकि वहाँ पर हैवी प्रेशर होता है। एंड द लास्ट, डेंसिटी, ड्यू टू इंक्रीज इन प्रेशर एंड प्रेजेंस ऑफ हैवी मटेरियल लाइक निकल होता है, जो निकल मटेरियल है, निकल, आयरन, तो ये जो होते हैं टुवर्ड्स द सेंटर, द डेंसिटी ऑफ द अर्थ लेयर ऑल्सो गेट्स ऑन इंक्रीजिंग टुवर्ड्स द सेंटर। Correct. The average density of the layers gets on increasing from crust to core, and it is nearly 14 gram per centimeter cube at the center. तो यहाँ तक हमने ये सारी चीज़ें बताई आपको कि अर्थ की इंटीरियर में टेम्परेचर, प्रेशर और डेंसिटी किस तरीके से वेरी करती है, अलग अलग लेयर्स में अलग अलग मिलती है, ठीक है, और किस तरीके से ये प्रेशर्स जो होते हैं और टेम्परेचर होते हैं ये अर्थ के मेटल को सेमी मोल्टन, ठीक है, लिक्विड और सॉलिड में कन्वर्ट करते रहते हैं। तो इसके बारे में भी आज हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा। आगे हम पी वेव्स, एस वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, follow us on telegram channel CET Study X, and you can also follow us on Instagram at @TinaSharma6228. So please like, share and subscribe this channel. Thank you.